एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वही बॉयफ्रेंड उसकी अपनी सिस्टर के साथ चीट कर रहा है। ब्रोकन हार्ट लेकर जब वो सच ढूंढने निकलती है तो उसे सबसे बड़ा शॉक मिलता है। जिस मिस्टीरियस मैन के साथ उसकी ज़िंदगी की सबसे कंफ्यूजिंग रातें जुड़ी थीं, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसके चीटिंग बॉयफ्रेंड का पावरफुल सीईओ अंकल निकलता है। और अब ये कोल्ड बिलियनर अंकल उसे दुनिया से भी बचाएगा और खुद अपने दिल से भी नहीं बच पाएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में वेंशी मन में सोच रही होती है कि पेज जिक्सिंग के साथ उसकी ये तीसरी बार इतनी क्लोज होने वाली बात है। वो अभी भी बहुत शर्माती है, लेकिन पेज जिक्सिंग ने उससे प्रॉमिस किया है कि ग्रेजुएशन के बाद वो उसे प्रपोज करेगा। वेंशी इसी भरोसे में वहाँ से निकलती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर उसका इंतजार कर रही है। तभी टिंग टिंग का अर्जेंट कॉल आता है। वेंशी पूछती है कि क्या हुआ, तो टिंग टिंग उसे जल्दी से जेंटिंग होटल आने को कहती है। टिंग टिंग बताती है कि पेज जिक्सिंग टॉप फ्लोर पर है और उसने चीटिंग की है। वो फ्यू शिन्याओ को रूम में लेकर गया है। टिंग टिंग कहती है कि उसने और सिस्टर चैन ने ये अपनी आंखों से देखा है। वेंशी पहले बिलीव नहीं कर पाती क्योंकि अभी अभी तो वो पेज जिक्सिंग के साथ थी, लेकिन टिंग टिंग उसे जल्दी आने को कहती है क्योंकि वे लोग टॉप फ्लोर से निकलने ही वाले हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट फू की तरफ से भी बात चलती है कि पेज जिक्सिंग और फू शिन्याओ ने होटल रूम बुक किया है और अब टाइम हो चुका है। वेंशी और टिंग टिंग वहां पहुंचते हैं। टिंग टिंग कहती है कि अब उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ना होगा। अंदर पेज जिक्सिंग और फू शिन्याओ आराम से बात कर रहे होते हैं। फू शिन्याओ उससे पूछती है कि उसके और वेंशी में कौन बेहतर है। पेज जिक्सिंग बिना शर्म के कहता है कि ऑब्वियसली फू शिन्याओ बेहतर है। वो वेंशी को बोरिंग और ब्लैंड कहता है। उसके हिसाब से वेंशी को किस करना भी किसी पनिशमेंट जैसा है। वो साफ बोलता है कि वो तो बस वेंशी के साथ खेल रहा था, जबकि फ्यू शिन्याओ में अलग चार्म है। वेंशी ये सब सुन लेती है। फू शिन्याओ भी उसे देखकर एक्टिंग करती है और पूछती है कि वेंशी यहाँ क्या कर रही है। पेज जिक्सिंग घबरा जाता है क्योंकि उसे डर है कि वेंशी उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन साथ में उसकी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस फू शिन्याओ पर डिपेंड कर रहे हैं। वेंशी पूछती है कि उसने पूरा आफ्टरनून कहाँ बिताया था। फू शिन्याओ खुद बताती है कि पेज जिक्सिंग पूरा आफ्टरनून उसके साथ था। वे शॉपिंग मॉल गए, प्राइवेट मूवी थिएटर गए, बहुत फन किया और फिर रूम में आए। वेंशी को शॉक लगता है क्योंकि उसे तो लगता था कि इस महीने उसने पेज जिक्सिंग के साथ 3 बार रूम बुक किया था। वो फ्यू शिन्याओ से पूछती है कि क्या किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ सोकर उसे इतना मज़ा आता है। फ्यू शिन्याओ उल्टा उसे ही नीचा दिखाती है। वेंशी पेज जिक्सिंग से कहती है कि उसने उसे गलत समझा था, अब ब्रेकअप करते हैं। पेज जिक्सिंग भी ठंडेपन से कहता है कि अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो। इसके बाद फ्यू शिन्याओ दूसरी तरफ कुछ लड़कियों को दिखाती है। वो कहती है कि ये सब उसने केयरफुली सिलेक्ट किया है। उनका फिगर और फेस देखकर वो कहती है कि जो भी आज रात उसके ब्रदर का अच्छे से ध्यान रखेगी उसे 1 मिलियन मिलेंगे। लोग थर्ड ब्रदर के बारे में बातें करते हैं कि वो 28 साल का है, फिर भी अभी तक वर्जिन जैसा है। बुद्धिस्ट पीट्स हमेशा साथ रखता है और किसी औरत की तरफ देखता तक नहीं। फिर थर्ड ब्रदर यानी फ्यूजिन वहाँ आता है। एक लड़की उसके सामने आकर कहती है कि उसकी ग्रैंडमदर सीरियसली इल है और वो बहुत क्लीन है। फ्यूजिन इस अरेंजमेंट को देखकर खुश नहीं होता। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था उसे कैसी लड़की पसंद है, और ओल्ड लेडी भी बार बार पूछती रहती है कि क्या उसके पास कोई पसंद की लड़की है। फ्यूजिन साफ बोलता है कि उसका ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। तभी कोई लिटिल वेंशी की बात छेड़ देता है कि अगर थर्ड ब्रदर कोई बात नहीं करेगा तो लिटिल वेंशी पहले ही किसी से बात करने लग जाएगी। जैसे ही वेंशी का नाम आता है, फ्यूजिन का मूड बदल जाता है। दोस्तों को समझ आ जाता है कि थर्ड ब्रदर इस बार सच में गुस्से में है। एक छोटा फोन कॉल होता है। सामने वाला पूछता है कि क्या अभी कॉल किया था। जवाब आता है कि वो फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रही है। फिर उसे टेंशन न लेने को कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो बहुत वेल बिहेव्ड है। सामने से बस ऐसा जवाब आता है जैसे उसे ऑलरेडी पता हो। ड्रिंकिंग और गेम वाली गैदरिंग में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि डेकेडेंट लाइफस्टाइल छोड़ो और चीयर्स करो। फिर ट्रूथ और डेयर शुरू होता है। एक लड़की ग्रेट एडवेंचर चुनती है। कार्ड में चैलेंज आता है कि वहाँ मौजूद किसी एक लड़के को चूज करना है और प्लेइंग कार्ड के थ्रू 10 सेकेंड्स तक किस करना है। सब लोग टीज करने लगते हैं कि चूज करने की क्या जरूरत है, पेज जिक्सिंग को ही चूज करना चाहिए। वे लोग कहते हैं कि जैसे नप्शियल वाइन तक पी ली गई है, बस किस ही बाकी है। सब पेज जिक्सिंग का नाम लेकर चीयर करते हैं। लड़की भी उसे चूज करती है। सब किस मी बोलकर माहौल बना देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वे रॉन्ग रूम में आ गए हैं। गलत रूम में घुसने के बाद सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। कोई बोलता है कि गेम्स कंटिन्यू करो, लेकिन फिर अपॉलॉजी दी जाती है। वे लोग अंकल से कहते हैं कि वे बस मजाक कर रहे थे, अब देर हो चुकी है इसलिए उन्हें वापस जाना चाहिए। गेम अधूरा रह जाता है और सब वहाँ से निकलने लगते हैं। वेंशी से स्कूल एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है।
उससे पूछा जाता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि किस स्कूल में अप्लाई करना है। वेंशी साफ कहती है कि वो यूके जाना चाहती है। फ्यूजन तुरंत कहता है कि अब्रॉड बहुत दूर है, इसलिए वेंशी को जिनबे यानी नॉर्दर्न बीजिंग चूज करना चाहिए। वेंशी पूछती है कि उसने पहले तो कहा था कि अगर वो एग्जाम देगी तो उसे अपनी चॉइस मिलेगी, लेकिन फ्यूजन बार वाली बात उठा देता है और उसे 10,000 वर्ड सेल्फ क्रिटिसिज्म की पनिशमेंट देता है। वेंशी कहती है कि वो 10,000 वर्ड सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख सकती है, लेकिन नॉर्दर्न बीजिंग में नहीं रहना चाहती, वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती है। फिर वो फ्यूजन से पूछती है कि उसे इतना डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक होने का राइट किसने दिया। फ्यूजन भी अपने तरीके से कहता है कि जब वो उसके सिर पर चढ़ने की एबिलिटी रखेगी तब वो उसकी बात सुनेगा। फ्यूजन बताता है कि वो 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जाते हुए वो वेंशी को घर में ओबीडियंट रहने को कहता है। वेंशी बस छोटा सा जवाब देती है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी राहत जैसा है क्योंकि फ्यूजन कुछ दिनों के लिए दूर रहने वाला है। एक छोटा फेयरवेल मोमेंट आता है। कोई बहुत खुश होकर कहता है कि उसे सच में मिस करेगा और जल्दी वापस आने को कहता है। सामने वाला पूछता है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स। माहौल हल्का सा टीजिंग और अफेक्शनेट रहता है। पेई जिक्सिंग वेंशी से पूछता है कि वो किस स्कूल में अप्लाई करना चाहती है। उसे सुनने में आया है कि वेंशी इंग्लैंड जा रही है। वेंशी बताती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ हैं। पेई जिक्सिंग कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है और उसे नॉर्दर्न बीजिंग में रहकर उसका ध्यान रखना होगा। फिर पेई जिक्सिंग वेंशी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए यहीं रुक सकती है। वो सीधे कन्फेस करता है कि उसे वेंशी पसंद है और पूछता है कि क्या वेंशी भी उसे पसंद करती है। तभी वेंशी के दिमाग में डेटिंग अलाउड न होने वाली बात आती है। वो पेई जिक्सिंग से कहती है कि 2 दिन बाद उसके बर्थडे पार्टी में आए, वहाँ वो उसे आंसर देगी। पेई जिक्सिंग खुश हो जाता है। वेंशी सोचती है कि बर्थडे पर अगर वो उसे हाँ कह दे तो शायद ये पप्पी लव नहीं गिना जाएगा, और अगर घर वालों को पता भी चला तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वेंशी डिसाइड करती है कि इस बार वो पहले एक्शन लेगी और बाद में रिपोर्ट करेगी। वो सोचती है कि इस बार फ्यूजन की बात नहीं मानेगी। बर्थडे पार्टी के लग्जरी वेन्यू पर गेस्ट वेंशी की आइडेंटिटी पर बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि वेंशी आखिर है कौन। कोई वेन्यू देखकर कहता है कि उनके फैमिली का लग्जरी भी इसके सामने कुछ नहीं, लेकिन इसे रेंटेड वेन्यू बताकर कहता है कि ये बस दिखावा है। पार्टी में वेंशी आती है तो लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। कोई कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। फिर कोई उसे स्कूल ब्यूटी वेंटिंग से कंपेयर करता है और कहता है कि वेंशी तो वेंटिंग से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। पार्टी में टेंशन शुरू हो जाती है। अंकल जाओ को किसी को बाहर फेंकने को कहा जाता है। फ्यूशिन्याओ आती है और पूछती है कि वेंशी खुद को क्या समझती है जो उसके अंकल की जगह से उसके फ्रेंड को बाहर निकाल रही है। फ्यूशिन्याओ सबके सामने वेंशी को इंसल्ट करती है और कहती है कि उसने पता नहीं कौन सा तरीका अपनाकर इस जगह बर्थडे पार्टी रखी है। गेस्ट्स भी बातें करने लगते हैं। कोई थर्ड मास्टर और फ्यू फैमिली की ओल्ड बात करता है कि थर्ड मास्टर ने अपने फॉर्मर सेकेंड अंकल को बिल्डिंग से धक्का दिया था और मास्टर फ्यू की टांगे डिस्ट्रॉय कर दी थी। कोई तुरंत उसे चुप कराता है क्योंकि फ्यूजन अब फ्यू फैमिली का हेड है। फ्यू शिन्याओ वेंशी को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो फ्यू फैमिली में रहकर खुद को बहुत बड़ा समझ रही हो। वो अंदर से जलती है कि वेंशी अपने लुक्स की वजह से उससे ज्यादा फेवर्ड है। आखिर वो किसी से वेन चुयान को बुलाने को कहती है। वेन चुयान आती है और खुद को वेंशी की सिस्टर बताती है। वो बर्थडे गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये उनकी मॉम की तरफ से है। वेंशी साफ कहती है कि उसकी कोई छोटी बहन नहीं है। फिर वो अंकल जाओ से कहती है कि सभी इररेलेवेंट लोगों को बाहर निकाल दें। वेन चुयान रोने जैसी एक्टिंग करती है कि क्या वेंशी उन्हें नहीं चाहती। फू शिन्याओ इसी बात को पकड़कर क्राउड के सामने कहती है कि वेंशी फू फैमिली तक पहुंचते ही अपनी माँ और सिस्टर को पहचानने से मना कर रही है। लोग भी वेंशी को कोल्ड ब्लडेड और स्नॉब कहने लगते हैं, लेकिन कोई ये भी कहता है कि उसकी सो कॉल्ड मदर ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। ऐसे घर से रिश्ता रखना किसके लिए आसान होगा। फ्यू शिन्याओ फिर भी वेंशी को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन तभी थर्ड मास्टर का फोन आता है। फूजिन फोन पर साफ ऑर्डर देता है कि फू शिन्याओ बाहर आए और वेंशी से अपॉलॉजी मांगे। फू शिन्याओ मजबूरी में अपॉलॉजी बोलती है। फूजिन जोशुओ से उसे भी बाहर फेंकने को कहता है। जाते जाते फू शिन्याओ वेंशी को धमकी देती है कि एक दिन वो वेंशी के पास जो कुछ भी है सब छीन लेगी। पेई जिक्सिंग वेंशी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो कहता है कि आज वेंसी को इतना आउटस्टैंडिंग देखकर उसे लग रहा है कि वो उसके लायक नहीं है। वेंसी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छा है। पेई आगे बात करना चाहता है, लेकिन वेंसी कहती है कि यहाँ बहुत लोग हैं, वे रात को फोन पर बात करेंगे।
फिर वहाँ कई लव लेटर्स आते हैं। टिंग उन्हें देखकर टीज करती है। तभी फ्यूजन एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वापस आ जाता है। वेंशी हैरान होकर पूछती है कि उसे तो कल लौटना था। फ्यूजन कहता है कि अगर वो जल्दी वापस ना आता तो उसे कैसे पता चलता कि वेंशी इतनी पॉपुलर है। वो लव लेटर्स डिस्पोज करने को कहता है। पेई जिक्सिंग भी माहौल देखकर निकलने लगता है। टिंग मजाक में कहती है कि अगर पेई नहीं गया तो आसपास के वाइल्ड गॉड्स उसे खा जाएंगे। फ्यूजन वेंशी से पूछता है कि क्या उसे बुली किया गया। वेंशी बताती है कि फ्यू शियांग ने उसे इंसल्ट किया और अंकल जाओ को भी मारा। वो कहती है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी अच्छी चल रही थी लेकिन सब खराब हो गया। फ्यूजन उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसके लिए रिवेंज लेगा। वो प्रॉमिस करता है कि फ्यू शियांग अब यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद फ्यूजन उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। वेंशी गिफ्ट देखकर खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। फ्यूजन पूछता है कि क्या उसे गिफ्ट पसंद आया। वेंशी कहती है कि उसे बहुत पसंद आया। पेई जिक्सिंग वेंशी को फ़ोन करता है। वो कहता है कि वेंशी फाइनली उसे अटेंशन दे रही है। पे पूछता है कि क्या वो बिजी है। वेंशी मजाक में बोल देती है कि वो टॉयलेट साफ कर रही है। पे दिन में किए कन्फेशन का जवाब मांगता है। वेंशी उसे हाँ कह देती है। पे बहुत खुश हो जाता है। पे कहता है कि जब वेंशी यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो पैसे बचाकर साउथ में उसे ढूंढने आ जाएगा। वेंशी उसे रोक कर कहती है कि पहले उसे बोलने दे। फिर दोनों फर्स्ट लव जैसी बात करते हैं। आखिर वेंशी सोचती है कि पेई जिक्सिंग ने जो लव लेटर दिया था लगता है वो फेंक दिया गया। फ्यूजन लव लेटर को लेकर वेंशी से बात करता है। वो देखता है कि वेंसी उसे इतना प्रेशियस समझ रही थी कि ट्रैश कैन भी पलटने को तैयार थी। फ्यूजन पूछता है कि ये वेंटिंग ने लिखा था या फिर कोई और बात है। वेंसी झूठ बोलती है कि ये वेंटिंग ने लिखा था और वे लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं। फ्यूजन पूछता है कि क्या वेंसी उसे स्टूपिड समझती है। वेंसी गिल्टी होकर लिप बाइट करती है। फ्यूजन कहता है कि ज़्यादा मत काटो, ब्लड निकल आएगा। वो कहता है कि वेंसी गिल्टी होती है तो लिप बाइट करती है। वेंसी कहती है कि वो गिल्टी नहीं है, बस फ्यूजन बहुत फियर्स है इसलिए डर गई। फ्यूजन उसे रोने से रोकता है। वेंसी मसाज की बात करती है लेकिन उसे याद आता है कि फ्यूजन ने अभी ट्रैश कैन छुआ है और फिर उसे टच करने आ रहा है। फ्यूजन कहता है कि वो अच्छे से वॉश करके फिर उसे सर्व करेगा। फ्यूजन मन में सोचता है कि ये लड़की अब उससे फ्लर्ट करने की हिम्मत करने लगी है। मसाज के दौरान फ्यूजन और वेंशी की बातचीत ऑकवर्ड लेकिन टीजिंग वाली होती है। फ्यूजन कहता है कि उसने उसे पहले हक किया है तो अब उसे क्या बुला रही है। वेंशी उसे मसाज की बात याद दिलाती है। फ्यूजन कहता है कि इस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट है। वेंशी बोलती है कि वो अब यूनिवर्सिटी जाने वाली है, बच्ची नहीं रही, इसलिए वो रिलेशनशिप में आना चाहती है। फिर वो फ्यूजन की बात छेड़ती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहते हैं वो ऑलमोस्ट 30 का हो गया है। अगर उसने डेटिंग शुरू नहीं की तो वो ज़मीन में पड़े हुए रॉटन कैबेज जैसा हो जाएगा। फ्यूजन पूछता है कि अब वो उसे भी लेक्चर देगी। वेंशी उसकी बुद्धिस्ट प्रेयर बीट्स देखकर बोलती है कि बाहर लोग कहते हैं वो ह्यूमन लव और अफेक्शन से दूर ब्लेस्ड टाइप आदमी है। फिर वो पूछती है कि कहीं ये सच तो नहीं। फ्यूजन पूछता है कि वो क्या सोच रही है। वेंशी कहती है कि उसके जैसे डिफ़िकल्ट आदमी के लायक कौन सी वुमन होगी। फ्यूजन कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ से वेंशी का कोई लेना देना नहीं, जब हेल्प चाहिए होगी तो वो बता देगा। वेंशी पूछती है कि वो किस बात में हेल्प कर सकती है। वो वाइट मूनलाइट जैसी बात पूछती है कि क्या कोई आइडियल लव अब्रॉड है। फू जिन उसे रोमांस नॉवेल्स कम पढ़ने को कहता है और साफ वार्निंग देता है कि उसे अभी डेटिंग अलाउड नहीं है। वेंशी कहती है कि वो एडल्ट है, फिर भी डेटिंग नहीं कर सकती तो कब कर सकती है। वो उसे ओल्ड मंक बोलती है और पूछती है कि क्या वो उसे ओल्ड नून बनाना चाहता है। फूजिन कहता है कि अगर उसे कोई पसंद है तो उसे उसके सामने लाए, उसके टेस्ट से पास होने के बाद ही बात होगी। वेंशी मन में सोचती है कि ये तो एंशिएंट सन इन लॉ सिलेक्शन जैसा हो गया। जाते जाते वो फ्यूजन के टेम्पर पर बड़बड़ाती है, फिर तुरंत बात बदलकर कहती है कि वो तो बस कह रही थी कि विमेन उसके लायक नहीं है। फूजिन वेंशी को शूज़ देता है। वेंशी शूज़ देखकर खुश होती है और कहती है कि उसे ये बहुत पसंद आए। फिर फूजिन उसे एक्सेप्टेंस लेटर देता है। वेंशी पूछती है कि क्या उसका एक्सेप्टेंस लेटर ऑलरेडी आ गया। फूजिन कहता है कि सुबह ही आ गया था, वो देना भूल गया। वेंशी लेटर खोलने से पहले डरती है। वो सोचती है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो क्या फ्यूजिन उसे थोड़ा लीनियंटली हैंडल करेगा। फ्यूजिन पूछता है कि क्या डेटिंग की बात है। वेंशी कहती है नहीं, उसका मतलब वॉलंटियरिंग से है। फ्यूजिन कहता है कि खोल कर देखो। वेंशी कहती है कि बाद में गुस्सा मत होना। फ्यूजिन कहता है कि जो गुस्सा होगा वो डॉग होगा। वेंशी लेटर खोलती है और देखती है कि उसमें केहोकू यूनिवर्सिटी यानी नॉर्दर्न बीजिंग की बात है। वो फ्यूजिन से पूछती है कि उसने उसके कॉलेज एप्लीकेशन को बदलने का राइट कैसे ले लिया। फ्यूजिन उसे उल्टा याद दिलाता है कि वेंशी ने भी उसकी परमिशन के बिना एप्लीकेशन चेंज की थी। वो कहता है कि अगर वेंशी का बर्थडे न आ रहा होता तो वो इतने दिनों तक इतनी आराम से खुश न घूम रही होती।
वेंशी गुस्से में कहती है कि वो बिना बताए ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे डोमिनेरिंग और डिक्टेटर कहती है और कहती है कि उसे फ्यूजन से नफरत है। फ्यूजन साफ बोलता है कि यूके एक्सेप्टेंस लेटर आ भी जाता तब भी वो उसे जाने नहीं देता। उसे लगता है कि क्या वेंशी सच में जा सकती है। फिर वो उसे उसकी क्लोथ्स तक याद दिलाता है कि जो कपड़े उसने पहने हैं वे भी उसी ने खरीदे हैं। अगर वो इतनी केपेबल है तो उतार कर फेंक दे। वेंशी छूटने की कोशिश करती है। फूजिन उसे रोकता है और कहता है कि सिक्सी उसके पास रहने में बुराई क्या है। वेंशी कहती है कि हाँ, वो उससे नफरत करती है। फूजिन सोचता है कि क्या ये लड़की प्यूबर्टी फेज से गुजर रही है। बीच में एक छोटा हंसी वाला ट्रांजिशन आता है। बात लंबी नहीं होती, लेकिन पिछले टेंशन के बाद बस हल्का सा पॉज बनता है। वेंशी टिंगटिंग को कॉल करती है। टिंगटिंग पूछती है कि क्या उसके फादर ने उसे फिर बुली किया। वेंशी बताती है कि फ्यूजिन ने उसका कॉलेज एप्लीकेशन चेंज कर दिया है और अब उसे नॉर्दर्न बीजिंग में रहना पड़ेगा। टिंगटिंग कहती है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर उसे थोड़ा खुशी भी होती है कि अब वे क्लासमेट्स बन सकती हैं और वेंशी और पेइजिक्सिंग को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं करना पड़ेगा। वेंशी भी मानती है कि ये बात सही है, लेकिन फिर कहती है कि फ्यूजन ने बिना परमिशन एप्लीकेशन चेंज किया है, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। टिंगटिंग पूछती है कि अब वो क्या करना चाहती है। वेंशी डिसाइड करती है कि वो कैंपस में रहना चाहती है। एक छोटा रिएक्शन आता है जहाँ बस वाओ जैसा रिस्पॉन्स है। स्कूल में पेइजिक्सिंग वेंशी को देखकर सरप्राइज होता है। वो पूछता है कि वो इंग्लैंड नहीं गई। पेई समझता है कि वेंशी खास उसके लिए रुकी है। वेंशी सीधे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन पेई बहुत खुश होता है और कहता है कि वो आगे से वेंशी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा। पेई पूछता है कि अब वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना। वेंशी को फ्यूजन की वार्निंग याद आती है कि डेटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए वो पेई से कहती है कि क्या अभी उनका रिलेशनशिप प्राइवेट रखा जा सकता है। पेई पूछता है क्यों। वेंशी कहती है कि उसके अंकल या फादर उसे डेटिंग करने नहीं देंगे। पेई कहता है कि कोई बात नहीं, वो वेंशी की बात मानेगा, लेकिन फिर पेई सोचता है कि उन्हें मास्टर फ्यू के गुड साइड में आने का तरीका ढूंढना होगा। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट को पेइजिक्सिंग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलती है। बताया जाता है कि पेइजिक्सिंग वेंशी का हाई स्कूल क्लासमेट था और बाद में दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में आए। रिपोर्ट से फ्यूजन की साइड को पता चलता है कि पेइजिक्सिंग वेंशी की लाइफ में रैंडम लड़का नहीं है। एक छोटा रिएक्शन आता है जिसमें पेइजिक्सिंग का नाम लिया जाता है। बस उसका नाम सामने आता है और माहौल थोड़ा सीरियस रहता है। फूजिन वेंशी को कई बार कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। अंकल जाओ बताता है कि वेंशी स्कूल में रहने चली गई है। उसे पहले मैसेज भेजा गया था, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से शायद फ्यूजिन ने नहीं देखा। फ्यूजिन को समझ आता है कि वेंशी ने अपना रहने का डिसीजन खुद ले लिया है। अंकल जाओ वेंशी को कॉल करके बताता है कि कोई स्कूल गेट पर आया है। उसे कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर नीचे आ जाए। वेंशी समझ जाती है कि ये नॉर्मल बात नहीं है और फ्यूजिन की तरफ से फिर प्रेशर शुरू हो गया है। वेंशी सोई होती है और फ्यूजिन उसके लिए ब्राउन शुगर जिंजर टी प्रिपेयर करवाता है। लोग देखते हैं कि थर्ड मास्टर खुद इतनी केयर कर रहा है। कोई कहता है कि फ्यूचर में जिसकी वाइफ बनेगी वो बहुत ब्लेस्ड होगी। फ्यूजिन बाहर से स्ट्रिक्ट है, लेकिन वेंशी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। वेंशी जागती है और सोचती है कि क्या फ्यूजिन ने सच में उसके स्टमक को रब किया था। उसे हैरानी होती है कि फ्यूजिन को उसकी डेली नीड्स इतनी अच्छी तरह याद कैसे रहती हैं। उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, क्योंकि फ्यूजिन उसे कंट्रोल भी करता है और इतनी केयर भी करता है। फ्यूजिन वेंशी से पूछता है कि वो कब वापस मूव करेगी। वेंशी कहती है कि स्कूल कन्वीनियंट है। फ्यूजिन कहता है कि अंकल जाओ उसे पिक एंड ड्रॉप कर देगा। वेंशी फिर कर्फ्यू की बात पकड़ती है और कहती है कि 9 o'clock कर्फ्यू नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी इवनिंग क्लास 9:30 तक चलती है। आखिर डील 10:30 पर क्लोज होती है। इससे पहले स्टमक रब की ऑकवर्ड बात भी निकलती है। वेंशी कहती है कि ज़्यादा रब हुआ तो पेट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टिंगटिंग ने कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को रब करना पसंद है। फ्यूजिन इस बात पर रिएक्ट करता है, लेकिन आखिर बात कर्फ्यू नेगोशिएशन पर आकर रुक जाती है। पेइजिक्सिंग वेंशी से पूछता है कि नॉर्दर्न बीजिंग में उसका सेटल होना कैसा चल रहा है। वेंशी कहती है कि उसे आदत हो रही है। बात छोटी है, लेकिन पेई उसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड की तरह केयर दिखाने की कोशिश करता है। पेइजिक्सिंग पूछता है कि बाद में क्या खाना है। वेंशी कहती है कि कुछ भी चलेगा। हॉट पॉट की बात होती है और वेंशी मान जाती है, लेकिन तुरंत वो कहती है कि उसे घर जाना है और कल मिलेगी। रिलेशनशिप है, लेकिन वेंशी को अभी भी घर के रूल्स और टाइमिंग फॉलो करने हैं। वेंशी साफ बोलती है कि वो अब जा रही है। पेइजिक्सिंग वेंशी से कहता है कि वे इतने टाइम से साथ हैं, तो वो थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकती। वेंशी कहती है कि उसे 10:30 तक घर पहुंचना है, क्योंकि उसके घर पर एक्सेस कंट्रोल है और उसका फादर बहुत डोमिनियरिंग है। पे कहता है कि वे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फिर भी ऐसा एक्सेस कंट्रोल क्यों।
पेई उसे किस करने की कोशिश करता है। वेनशी पीछे हटती है और पूछती है कि ये क्या था। पेई कहता है कि कपल्स के लिए किस नॉर्मल है। वेनशी सॉरी बोलती है और कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है। पेई थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि इतने समय से डेटिंग करने के बाद भी वो उसे किस नहीं करने दे रही। फिर वो कहता है कि ठीक है, किसी फेस्टिवल तक वेट करते हैं। वेनशी की कार आ जाती है और वो घर चली जाती है। रात को वेनशी वीडियो कॉल और गेम के मूड में होती है। कोई अपनी मॉम से कहता है कि जल्दी ही वे बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे। फिर वीडियो कॉल में कैमरा ऑफ करने, कैमरा खोलने, शाय होने और बी गुड बेबी जैसी टीजिंग चलती है। टिंग टिंग फूड प्लेसेस की बात करती है और साथ में गेम भी खेलती रहती है। गेम में लानलिंग किंग, ड्रैगन और रिट्रीट जैसी बातें चलती हैं। वेनशी ने टिंग टिंग वाला पजामा पहना होता है और फ्यूजन उसे देख लेता है। वेनशी तुरंत कहती है कि मत देखो। फ्यूजन पूछता है कि क्या ब्लॉक करना है और कहता है कि बच्चों में देखने लायक क्या है। वेनशी कहती है कि वो बच्ची नहीं है। फिर फ्यूजन उससे ब्लैकलिस्ट हटाने की बात करता है और वेनशी उसे वहीं जाकर हटाने को कहती है। वेनशी बाद में टिंग टिंग से कंप्लेन करती है कि उसकी वजह से उसे ऐसे पजामस में किसी ने देख लिया। टिंग टिंग मजाक करती है कि फ्यूजन की नज़र लाल हुई क्या, कहीं वो खुद को कंट्रोल न कर पाए। वेनशी तुरंत कहती है कि बकवास मत करो, वो फ्यूजन है, फेमस जेंटलमैन है, ऐसा नहीं है। टिंग टिंग बोलती है कि जितना असेटिक आदमी होता है, प्यार में पड़ने के बाद उतना ही डरावना हो सकता है। फिर टिंग टिंग टॉपिक बदलकर पूछती है कि वेनशी और पेई जिक्सिंग के बीच बात कितनी आगे बढ़ी। वेनशी बताती है कि बस हैंड्स होल्ड करने तक हुआ है। टिंग टिंग हैरान होकर कहती है कि इतने समय से डेटिंग के बाद बस हैंड्स, क्या पेई इम्पोर्टेंट है? वेनशी सोचती है कि क्या वो सच में बहुत कंजर्वेटिव है। तभी फ्यूजन की तरफ से बस बहुत हुआ जैसा रिएक्शन आता है। फ्यूजन अकेले में परेशान होकर रिएक्ट करता है। उसके मन में गुस्सा और इरिटेशन दोनों हैं। आखिर वो सोचता है कि शायद उसे सच में प्यार करना चाहिए। एक छोटा अपडेट आता है कि मिस गू बाहर है। ये सीन बहुत ब्रीफ है और बस अगले पार्ट की तरफ ट्रांजिशन देता है। फ्यूजन अपने मन में सोचता है कि लिटिल गर्ल सच में बड़ी हो गई है। वेनशी को अब वो सिर्फ छोटी बच्ची की तरह नहीं देख पा रहा। वेनशी पे जिक्सिंग से फिर कहती है कि वो रिलेशनशिप को फिलहाल प्राइवेट रखना चाहती है। पेई पूछता है क्यों। वेनशी साफ कहती है कि उसके फादर उसे डेटिंग करने नहीं देंगे, इसलिए पेई के साथ रिलेशनशिप छुपाकर रखना जरूरी है। पेई जिक्सिंग वेनशी से कहता है कि उसे लगा उसने अभी फ्यूजन को देखा। वो वेनशी से कहता है कि क्या वो उसे फ्यूजन से मिलवा सकती है। वेनशी पूछती है कि क्यों। पेई बताता है कि उसके सुपरवाइजर के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें जाने पर रिजल्ट देकर पैसा कमाया जा सकता है और वो उस प्रोजेक्ट में जाना चाहता है। उसने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए वो चाहता है कि फ्यूजन को इंट्रोडक्शन करा दे। वेनशी पहले हेजिटेशन दिखाती है। वो कहती है कि वे अभी फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल नॉलेज भी नहीं सीखा है। ऐसे में उसके फादर आसानी से रेकमेंड नहीं करेंगे। ऊपर से उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखना भी ज़रूरी है, इसलिए वो पेई को फ्यूजन के सामने लाने से डरती है। पेई समझाता है कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जिन लोगों को चूज़ किया गया है वे मोस्टली रिच फैमिली के बच्चे हैं ताकि उनका रिज्यूमे अच्छा लगे। पेई कहता है कि वो तो अपनी माँ को बचाने के लिए पैसे कमाना चाहता है। उसकी माँ को स्टमक कैंसर है, स्टेज 3 तक पहुँच चुका है, कीमोथेरेपी बार बार चाहिए और बहुत पैसा लगेगा। वेनशी पूछती है कि उसके फादर का क्या। पेई कहता है कि उसका कोई फादर नहीं है। वेनशी सॉफ्ट पड़ जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसकी हेल्प करेगी। दूसरी तरफ फ्यूजन की साइड को पता चलता है कि ये वही पेई जिक्सिंग है जिसने लव लेटर भेजा था और लगता है कि वेनशी उसे डेट कर रही है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोनों मूवी देखने गए, अम्यूजमेंट पार्क गए और स्कूल के पास खाना भी खाया। फ्यूजन सुनकर पूछता है कि जब ओबीडियंट वाइल्ड कैट अचानक नॉटी हो जाए तो क्या करना चाहिए। जवाब आता है पनिशमेंट, और वो भी सिवियर पनिशमेंट। वेनशी सोचती है कि पेई जिक्सिंग की माँ की इलनेस के लिए उसे अपने फादर को मनाना ही होगा। वो पेई की मदद करने का मन बना लेती है। एक छोटा सीन आता है जहाँ कोई इंतज़ार कर रहा होता है और पूछता है कि वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। ये बस वेटिंग और टेंशन वाला छोटा मोमेंट है। वेनशी फ्यूजन के लौटने पर उसे रोकती है। वो कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। वो बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जिसके एडवाइज़र के पास इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन वो उसमें जा नहीं पा रहा। वेनशी फ्यूजन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो इंट्रोडक्शन करवा सकता है। फ्यूजन पूछता है कि उस फ्रेंड का नाम क्या है। वेनशी बताती है कि उसका नाम पेई जिक्सिंग है। फ्यूजन तुरंत पूछता है कि उसका वेनशी से क्या रिलेशनशिप है। वेनशी कहती है कि बस क्लासमेट है। फिर वो बताती है कि पेई की माँ सीरियसली इल है और उसे बोनस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो सिर्फ मदद करना चाहती है। फ्यूजन कुछ नहीं मानता। वेनशी कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तो छोड़ दे, लेकिन जाते हुए भी वो यही रिपीट करती है कि पेई की माँ इल है और उसे प्राइज मनी चाहिए। फ्यूजन अंदर से सोचता है कि वो उस आदमी के लिए प्लीड कर रही है और उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है।
वेंशी पे जिक्सिंग को बताती है कि उसने अपने फादर से इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने अग्री नहीं किया। पेई बाहर से शांत रहता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती उसकी है कि उसने वेंशी को ट्रबल दिया। मास्टर फू जैसे स्टेटस वाले आदमी का उसे देखना भी नॉर्मल नहीं है। फिर पेई कहता है कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वेंशी कहती है कि शायद वो कोई और तरीका सोचे। पेई तुरंत खुश होकर कहता है कि वेंशी से मिलना उसके 18 सालों की सबसे लकी बात है। जब पेई वेंशी के क्लोज आने की कोशिश करता है, वेंशी फिर कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है और पब्लिक में थोड़ा रिजर्व्ड फील करती है। पेई कहता है कि उसे समझ है, शायद स्कूल में वेंशी रिजर्व्ड हो। फिर वो होटल जाने का सजेशन देता है। वेंशी चौंकती है तो पेई तुरंत प्रॉमिस करता है कि वो कोई सीमा पार नहीं करेगा। वो सिर्फ ज़्यादा टाइम साथ बिताना, बात करना और वेंशी के करीब होना चाहता है। आखिर वेंशी मान जाती है। पेई कहता है कि अगले फ्राइडे नाइट होटल बुक करके उसे मैसेज करेगा। दूसरी तरफ फ्यूजन के फ्रेंड्स उसे टीज कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि थर्ड ब्रदर 28 साल की उम्र में भी एक्ने निकाल रहा है, शायद हार्मोन्स और दबे हुए डिजायर्स की वजह से। वे मजाक करते हैं कि अगर ये बुड्ढा धरती पर नहीं उतरे तो बॉडी स्ट्रेंज हो जाएगी। इसी बीच फ्यूजन अरेंजमेंट्स की बात करता है। फ्यूजन के फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि थर्ड ब्रदर ने शायद फाइनली डिसाइड कर लिया है। वे पूछते हैं कि क्लीन लड़की अरेंज करनी है क्या। फिर कहते हैं कि एब्सोल्युटली प्योर लड़की मिल जाएगी। वे पूछते हैं कि उसे घर भेजना है या होटल। सब इसे नॉर्मल अरेंजमेंट की तरह ले रहे होते हैं। एक अरेंज्ड वुमन थर्ड मास्टर के पास आती है। वो कहती है कि वो सच में क्लीन है और उसका अच्छे से ध्यान रखेगी, लेकिन फ्यूजन गुस्से में उसे गेट लॉस्ट कह देता है। लड़की तुरंत सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। फ्यूजन किसी रैंडम अरेंजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। फुजिन को रिपोर्ट मिलती है कि वेंशी ने उस आफ्टरनून पेई जिक्सिंग को एक नोट दिया था, लेकिन उनके लोगों ने उसे बीच रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया। फुजिन ये देखकर रिएक्ट करता है कि पेई जिक्सिंग ने सच में इतनी हिम्मत की। चीटिंग के बाद वेंशी और टिंगटिंग होटल में रिकॉर्ड्स और सर्विलेंस चेक करने की कोशिश करते हैं। वेंशी के दिमाग में फुशिन्याओ और पेई जिक्सिंग की बातें घूम रही होती हैं। फुशिन्याओ कह रही थी कि पेई ने महीनों उसका ख्याल रखा और वेंशी ने पेई से ब्रेकअप कर लिया था। टिंगटिंग वेंशी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वेंशी तुरंत प्रैक्टिकल होकर कहती है कि उसे याद है ये होटल टिंगटिंग के फैमिली अम्ब्रेला के अंडर है, क्या वो कुछ चेक कर सकती है। टिंगटिंग पूछती है कि क्या वो पेई और फुशिन्याओ के होटल बुकिंग रिकॉर्ड्स चेक करना चाहती है। वो कहती है कि रिकॉर्ड्स मिले तो स्कूल वॉल पर एक्सपोज कर देंगे। लेकिन वेंशी की असली चिंता अलग है। वो असिस्टेंट चैन को वापस भेजती है क्योंकि उसे डर है कि अगर चैन जियान को पता चला कि उसने खुद होटल रूम बुक किया था तो अंकल उसकी टांगे तोड़ देंगे। असिस्टेंट चैन जाता है और कहता है कि ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। चैन जियान के जाने के बाद टिंगटिंग पूछती है कि असल में वो क्या चेक करना चाहती है। वेंशी कहती है कि वो 8th फ्लोर की CCTV फुटेज देखना चाहती है। टिंगटिंग पूछती है क्यों। वेंशी धीमे से बताती है कि वो जानना चाहती है कि उसने रूम किसके साथ बुक किया था। टिंगटिंग शॉक हो जाती है। वेंशी बताती है कि उसने कई बार होटल रूम बुक किया था। उसे लगता था कि वो पेई जिक्सिंग के साथ है, लेकिन पेई ने कहा कि उसने तो उसे सिर्फ 2 बार किस किया है, मतलब लास्ट वन छोड़कर बाकी सब कुछ किसी और के साथ हुआ। वेंशी बताती है कि शर्म की वजह से लाइट्स हमेशा ऑफ रहती थीं, इसलिए वो उस आदमी को देख नहीं पाई। टिंगटिंग सिक्योरिटी से फ्राइडे नाइट की CCTV फुटेज मांगती है, लेकिन पता चलता है कि फ्राइडे रात 11 बजे की सर्विलेंस ब्लैक स्क्रीन है। टिंगटिंग कहती है कि ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। वो वेंशी को भरोसा देती है कि वो उसे ढूंढेगी। फिर टिंगटिंग वेंशी से कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराना चाहिए। दोनों ब्रेकअप और सिंगल फ्रीडम के नाम पर ड्रिंक करती हैं। टिंगटिंग कहती है कि ऐसे स्कमबैग के लिए हार्ट ब्रोकन होने की ज़रूरत नहीं। तभी कुछ मैन उन्हें परेशान करने लगते हैं और माहौल ख़राब हो जाता है। फिर मिस्टर गू आता है और वेंशी को घर ले जाने की बात होती है। ड्रंक वेंशी फुजिन को देखकर पेई जिक्सिंग समझ लेती है। वो उस पर चिल्लाती है कि पेई जिक्सिंग, तुम स्कमबैग हो, तुमने चीट क्यों किया। फुजिन उसे ध्यान से देखने को कहता है कि वो कौन है। वेंशी नशे में क्लियरली पहचान नहीं पाती। फुजिन उसे घर चलने को कहता है, लेकिन वेंशी जाने से मना करती है। वो कहती है कि क्या फुजिन खुश है कि उसका पेई जिक्सिंग से ब्रेकअप हो गया। वो खुद को ब्लेम करती है कि उसने फ्यूजन की बात नहीं मानी, पेई के साथ रही और अब पेई ने उसे चीट कर दिया। वो खुद से पूछती है कि क्या वो बहुत स्टूपिड है। फ्यूजन उसकी हालत देखकर कहता है कि हाँ, अगर वेंशी ने पेई से ब्रेकअप नहीं किया होता तो कौन जानता है कि वो पेई जिक्सिंग के साथ क्या कर देता। वेंशी नशे में शावर लेने की जिद करती है। फ्यूजन कहता है कि कल सोबर होने के बाद नहा लेना। आंट जाओ लीव लेकर जा चुकी है, इसलिए कोई उसे सर्व नहीं करेगा। वेंशी कहती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद नहा सकती है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ है कि वो संभल नहीं पा रही।
वेंशी कहती है कि उसे बहुत अनकंफर्टेबल और हॉट फील हो रहा है। फूजिन उसे संभालने की कोशिश करता है। वो बार बार शीशी को पुकारता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। वेंशी नशे और कंफ्यूजन में जवाब देने की कोशिश करती है पर साफ नहीं बोल पाती। फ्यूजिन उसे कंट्रोल करने और खुद को रोकने की कोशिश करता है। फ्यूजिन खुद को काम डाउन करने को कहता है। वो अपने मन में याद दिलाता है कि वेंशी अभी यंग है, अगर उसने जल्दबाजी की तो वो उसे डरा देगा, इसलिए वो खुद को रोकता है। अगली सुबह वेंशी उठती है और सोचती है कि शायद कल रात वाली बात ड्रीम नहीं थी। उसे समझ नहीं आता कि वो बेड पर कैसे वापस आई। फिर उसके मन में सवाल आता है कि उसे बात किसने कराया। वो जाओसाओ के बारे में सोचती है लेकिन याद आता है कि सिस्टर इन लॉ तो लीव पर थी। इसी बीच लीजी की यानी सिस्टर पेयर वापस चाइना आती है। वेंशी उसे देखकर खुश होती है। लीजी की भी वेंशी की ब्यूटी की तारीफ करती है। बात होती है कि सिस्टर पेयर का बचपन में फ्यूजिन के साथ कोई बेट्रोथल टाइप कनेक्शन था और अगर पॉसिबल हुआ तो वो चाइना में ही रह सकती है। फिर चैरिटी ऑक्शन की बात आती है। सिस्टर पियर फ्यूजिन को अपना डेट बनने के लिए इनवाइट करती है। फ्यूजिन पहले कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वेंशी तुरंत बीच में कहती है कि वो फ्री है। वेंशी कहती है कि फूजिन ऐसे ओकेजन्स बहुत पसंद करता है। सिस्टर पियर उसे ज्यादा बाहर ले जाए ताकि वो रिलैक्स करे। फूजिन वेंशी से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो जाए। वेंशी कहती है कि ऑब्वियसली वो काम में बोर होने के बजाय सिस्टर पियर जैसी ब्यूटी के साथ बाहर जाए। फूजिन कहता है कि अगर वेंशी इतनी सेंसिबल है तो क्या वो भी साथ चलेगी। वेंशी मना कर देती है क्योंकि उसे रात में काम है। वेंशी सोचती है कि आखिर उसने अपने फादर को सिस्टर पियर के हवाले कर दिया। उसे उम्मीद है कि अगर सिस्टर पियर और फ्यूजिन के बीच फीलिंग्स ग्रो हुई तो फ्यूजिन हर वक्त उसे स्टेयर नहीं करेगा। फिर उसे याद आता है कि आज फ्राइडे है, शायद वही मिस्टीरियस होटल मैन आज फिर होटल आए। वेंशी डिसाइड करती है कि आज उसे पता लगाना ही होगा कि वो आदमी कौन है। तभी पेई जिक्सिंग फिर उसके पास आता है। वो कहता है कि उसका फ्यू सिन्याओं के साथ रियल रिलेशनशिप नहीं था। फ्यू सिन्याओं ने उसकी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस से उसे थ्रेटन किया, इसलिए उसके पास चॉइस नहीं थी। वो कहता है कि वो हमेशा वेंशी से ही प्यार करता था। पे प्रॉमिस करता है कि अब वो फ्यू सिन्याओं से सारे टाइज कट कर देगा और वेंशी से उसे फॉरगिव करने को कहता है। वेंशी उसे उसकी कही हुई बातें याद दिलाती है। वह बोरिंग और डल हैं, फू शिन्याओ जितनी अच्छी नहीं। पेई कहता है कि अगर फू शिन्याओ उसे चीजें न देती तो वो उसे पसंद भी नहीं करता। वो कहता है कि फू शिन्याओ वेंशी की एक फिंगर के बराबर भी नहीं है। वेंशी उसकी बातों में नहीं आती। वो पूछती है कि क्या वो गार्बेज डंप है। फिर कहती है कि एडल्ट्स को अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पेई ने सबसे एडवांटेजेस चॉइस चुनी थी, तो अब खुद को ह्यूमिलिएट क्यों कर रहा है। रात करीब 10 बजे वेंशी होटल में इंतजार करती है, कोई नहीं आता। वो सोचती है कि लगता है वो आदमी नहीं आएगा। फिर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या उसे पहले ही पता चल गया कि वेंशी का पेई जिक्सिंग से ब्रेकअप हो चुका है। वेंशी वापस आती है तो फ्यूजन जाग रहा होता है। वो पूछता है कि उसे अभी भी वापस आना याद है। वेंशी सोचती है कि कहीं वो इसलिए एंग्री तो नहीं है क्योंकि उसने उसे स्टैंड अप कर दिया। फ्यूजन उसे अपने पास बुलाता है और हाथ आगे करने को कहता है। वो ऑक्शन से खरीदा ब्रेसलेट वेंशी को पहनाता है। वेंशी उसके टेस्ट की तारीफ करती है। फ्यूजन कहता है कि अगर पसंद है तो ठीक, लेकिन पहनने के बाद इसे उतारना अलाउड नहीं है। फिर वेकेशन गैदरिंग की बात होती है। सिस्टर पियर कहती है कि आजिंग वेकेशन पर होगा तो सब साथ चलें और सिक्सी को भी ले जाएं क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। वेंशी मान जाती है क्योंकि वो सोचती है कि इससे सिस्टर पियर और फ्यूजन के बीच फीलिंग्स कल्टीवेट होंगी। गैदरिंग में फ्यूशन्याओ और बाकी लोग आ जाते हैं। फ्यूशन्याओ वेंशी को देखकर कहती है कि ब्रेकअप के बाद भी वो वेकेशन मूड में है। वेंशियान फिर सिस्टर बनकर बात करती है, लेकिन वेंशी कहती है कि उसकी कोई छोटी बहन नहीं है। फू फंग्यू वेंशी को देखकर डर्टी कमेंट करता है कि वो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और पूछता है कि क्या वो आज रात उसका साथ चाहेगी। फ्यूजन तुरंत उसे वार्न करता है कि अगर उसे अपनी आईज नहीं चाहिए तो वो कभी भी गॉज कर सकता है। फ्यू फंग्यू तुरंत कहता है कि वो बस जोक कर रहा था। सिस्टर पियर ब्रेसलेट देखती है और पहचानती है कि ये वही ब्रेसलेट है जो ऑक्शन में लिया गया था और इटर्नल लव सिंबलाइज करता है। उसे शॉक लगता है कि एजिंग ने ब्रेसलेट उसके लिए नहीं वेंशी के लिए लिया। वो सोचती है कि क्या एजिंग को सच में वेंशी पसंद है। फिर रूम बुक होने की बात होती है और सब अंदर जाने लगते हैं। वो शिन्याओ वेंशी को फिर हर्ट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वेंशी ने सब सुन लिया होगा। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब उससे बहुत प्यार करता है और वेंशी के बारे में कहता है कि वो वुड ब्लॉक जैसी है। वो शिन्याओ कहती है कि पेई उसे याद करके नॉशियस फील करता है। तभी वेंशी पेई की रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें पेई कह रहा था कि वो फ्यू शिन्याओ से सच में प्यार नहीं करता। वो वेंशी की एक फिंगर के बराबर भी नहीं है और वो सिर्फ वेंशी से प्यार करता है। वेंशी फू शिन्याओ से कहती है कि वो ट्रैश रिसाइकल नहीं करती,
इसलिए पेई को उसे वापस नहीं देगी। फ्यू शिन्याओ गुस्सा होती है। फिर फ्यू फंग्यू वेनशी को देखकर इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन फ्यू शिन्याओ उसे रोकती है। फू फंग्यू कहता है कि वेनशी अब सच में बहुत हॉट हो गई है, लेकिन फ्यूजिन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कहता है कि अभी तो उसने वेनशी को बस देखा था और फ्यूजिन उसकी आईज गाउज करने की धमकी दे रहा था। फू शिन्याओ उसे समझाती है कि अगर वो कहे कि वेनशी ने उसे सेड्यूस किया तो फ्यूजिन फैमिली रेपुटेशन के चक्कर में कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। फ्यू फंग्यू डरता है क्योंकि फ्यूजिन ने उनके डैड की लेग्स तक तोड़ दी थी। फू शिन्याओ उसे कावर्ड कहती है। फिर वो बताती है कि वेनचुआन भी फूजिन की लिटिल आंट बनना चाहती है। फूजिन को ड्रग किया जाएगा और वेनचुआन को उसके बेड तक भेजा जाएगा। फू शिन्याओ फू फंग्यू को स्पेयर रूम की देती है। वो कहती है कि आज रात उसका बेस्ट चांस है। अगर फेट अकम्प्ली हो गया और फोटोज वीडियोस ले लिए गए तो बाद में फ्यूजिन को फ्यू फैमिली रेपुटेशन के लिए वेनशी को फ्यू फंग्यू के हवाले करना पड़ेगा। फिर फ्यू फंग्यू उसके साथ जो चाहे कर सकेगा। दूसरी तरफ ड्रग की बात भी होती है कि मेडिसिन 1 मिनट में असर करेगी। वेनचुआन को कहा जाता है कि अगर वो आज फ्यूजिन के बेड तक पहुंच गई तो वो फ्यू फैमिली की मिस्ट्रेस और लिटिल आंट बन जाएगी। फूजिन को समझ आ जाता है कि आज उसे ड्रग किया गया है। वो साफ महसूस करता है कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ ये किया है। वेनचुआन ड्रग्ड फूजिन के पास आती है। वो कहती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है और वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो फ्यूजिन से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। उसके मन में डर है कि अगर फ्यूजिन इस दूर से बाहर चला गया तो उसके पास फिर कभी चांस नहीं आएगा। वेनचुआन फ्यूजिन को टच करने की कोशिश करती है। फ्यूजिन उसे दूर हटने को कहता है और बोलता है कि उसे ड्रग मत करो। वेनचुआन फिर कहती है कि वो हेल्प कर सकती है। फ्यूजिन साफ कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। किसी को पता चलता है कि जिस रूम में मूवमेंट है वो वेनशी का रूम है। फिर सवाल उठता है कि फ्यू फेंग्यू आखिर क्या करना चाहता है। सिचुएशन वेनशी के लिए डेंजरस हो चुकी है। ली ज़िकी यानी सिस्टर पियर जिंग के लिए अपनी फीलिंग्स बोलती है। वो साफ कहती है कि वो सच में जिंग से प्यार करती है। ड्रग्ड फूजिन हेल्प मांगता है। उसे बहुत हॉट फील हो रहा है। सिस्टर पियर समझती है कि उसे ड्रग किया गया है और उसे अपने रूम में आने को कहती है, लेकिन फ्यूजिन उसे रोल कहकर दूर करता है। उधर फ्यू फंग्यू वेनशी के रूम में घुस जाता है। वेनशी उसे बीस्ट कहती है। वो वार्न करती है कि अगर उसने उसे टच किया तो उसका फादर उसे नहीं छोड़ेगा। फ्यू फंग्यू कहता है कि उसने पहले ही ट्राई कर लिया है। होटल की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। अगर शाओसू डोर के बाहर भी हो तो भी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। वेनशी डर जाती है। फ्यू फंग्यू कहता है कि वो उसे लेसन देगा। वेनशी फिर भी कहती है कि फादर उसे नहीं छोड़ेगा। इसी बीच फ्यूजिन भी वहाँ तक पहुँचता है और वेनशी हेल्प के लिए पुकारती है। फ्यूजिन वेनशी को बचाने आता है। फ्यू फेंग्यू तुरंत ब्लेम डालता है कि सब उस औरत की वजह से हुआ जिसने उसे सेड्यूस किया और वेनचुआन ने उसे यहाँ फंसाया। वो कहता है कि वो फ्यूजिन का रियल नेफ्यू है। फ्यूजिन उससे पूछता है कि वो खुद को किससे कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि फ्यू फेंग्यू अपने फादर जैसा स्काउंड्रल है और अगर चाहे तो वही हाल कर सकता है जो उसके फादर के साथ हुआ था। वेनशी को बात समझ आती है कि फ्यू फेंग्यू के फादर की लेग्स फ्यूजिन ने ही स्टिक से मार मार कर क्रिपल की थी और शायद 5 साल पहले उसने भी वेनशी के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। फ्यूजिन ड्रग के असर में भी वेनशी से पूछता है कि वो ठीक है। फिर मेडिसिन का असर अब भी स्ट्रांग होता है। फू फंग्यू सोचता है कि जब फ्यूजिन होश में आएगा तो उसे नहीं छोड़ेगा। वो अटैकिंग मोड में चला जाता है और कहता है कि अब वेनशी उसके हाथ में है। सिचुएशन में वायलेंस बढ़ता है। फ्यूजिन फू फंग्यू को कड़ी पनिशमेंट देता है। लव ड्रग की बात होती है। कोई कहता है कि ये ओल्ड लेडी के लिए प्रिपेयर किया गया हाई प्योरिटी ड्रग था। एंटीडोट सिर्फ वुमन है। फ्यूजिन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्लीन रूम अरेंज करो, लेकिन बॉडी और ड्रग उसे कमज़ोर कर रहे हैं। आखिर वो वेनशी को पुकारता है और कहता है कि सिक्सी क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। ड्रग क्राइसिस के बीच फ्यूजिन वेनशी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ अच्छा नहीं है। वेनशी डर और शॉक में होती है। उसके माइंड में हिंट्स जुड़ने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद वही आदमी फ्यूजिन था। वो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है। फ्यूजिन उसे जाने को कहता है और वेनशी डर जाती है कि फ्यूजिन सच में बहुत स्कैरी है। बाहर फ्यूजिन के लोग और फ्रेंड्स बात करते हैं। कोई वेनशी से कहता है कि फ्यूजिन उसे हर्ट नहीं करेगा। वे बताते हैं कि फ्यूजिन की हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को रिस्ट्रेन कर रहा था। एम्बुलेंस बुलाने की बात होती है। सीसीटीवी डैमेज और कल्प्रिट को लेकर भी डिस्कशन होता है। सब समझ रहे हैं कि ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं, प्लान ट्रैप है। फ्यूजिन की हालत देखते हुए लोग कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वेनशी वरीड होकर पूछती है कि क्या वो ठीक रहेगा। सब जल्दी करते हैं क्योंकि ड्रग का असर डेंजरस है। हॉस्पिटल में फ्यूजिन जागता
है। वेंशी उसके पास रो रही होती है। फूजिन उसे लिटिल किटन की तरह रोने से मना करता है। उसके फ्रेंड्स मजाक में कहते हैं कि फूजिन ने अपनी चास्टिटी बचाने के लिए इतना बड़ा सीन कर दिया। फूजिन उन्हें रोल कहकर टाल देता है। लीजी की फूजिन की केयर करने के लिए रुकना चाहती है और कहती है कि सिक्सी टायर्ड है, उसे रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वेंशी खुद रुककर फूजिन का ख्याल रखना चाहती है। उसके माइंड में होटल रूम और मिस्टीरियस मैन की बात अभी भी चल रही है। वेंशी फूजिन को ब्लैंकेट ढकने आती है। फूजिन पूछता है कि वो क्या कर रही है। वेंशी कहती है कि बस उसे ब्लैंकेट ढक रही है। फूजिन उसे खुद का ध्यान रखने को कहता है। वेंशी ऑकवर्डली होटल वाली बात छेड़ती है। वो कहती है कि उसने जो कहा था वो जानती है। फिर कहती है कि उस समय फ्यूजिन ड्रग्ड था, इसलिए उसने उसे सीरियस नहीं लिया। फ्यूजिन समझता है कि वेंशी उससे डिस्टेंस बना रही है। वो उसके बचने की कोशिश को साफ महसूस करता है। वेंशी के दिमाग में फ्यूजिन की वही ड्रग्ड वॉइस गूंजती है, सिक्सी प्लीज़ हेल्प मी। ये लाइन उसके माइंड में बार बार आती है और उसकी कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। वेंशी सो नहीं पाती और फ्यूजिन से पूछती है कि होटल में उसने कहा था कि उसने पहले मास्टर फ्यू की लेग्स क्रिपल कर दी थी। क्या वो इसलिए था क्योंकि उस आदमी ने भी फ्यू फेंग्यू जैसा कुछ किया था? फ्यूजिन बताता है कि उसने उस आदमी को वेंशी के रूम में एंटर करते देखा था। वेंशी शॉक्ड होकर पूछती है कि उसे कैसे पता नहीं चला। फ्यूजिन उसे डरने से मना करता है। वो बताता है कि वो उस आदमी को पॉलिटिकल तरीके से भी हैंडल करने वाला था। वेंशी को समझ आता है कि फ्यूजिन पहले से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लीजी की अपने यंगर ब्रदर टिंगान को वेंशी से मिलवा है। टिंगान वेंशी को देखकर खुश होता है और उसे लिटिल क्राई बेबी जैसी बचपन की निकनेम से बुलाता है। वेंशी उसे देखकर पहले पहचानने की कोशिश करती है। लीजी की बताती है कि टिंगान वापस आते ही वेंशी के बारे में पूछ रहा था। फ्यूजिन का रिएक्शन कोल्ड हो जाता है। जब टिंगान फ्रेंडली होकर बात करता है, फ्यूजिन उसे पहचानने से मना करता है और पूछता है कि वो कौन है। चाइल्डहुड निकनेम्स जैसे लिटिल स्कूल बैग, बिग फैट्सो और लिटिल क्राई बेबी वाली बातें माहौल को हल्का बनाती हैं, लेकिन फ्यूजिन की जेलसी साफ दिखती है। वेंशी को एक पुराना नोट मिलता है। वो पहचान जाती है कि ये वही नोट है जो उसने पेई जिक्सिंग को दिया था। उसे शॉक लगता है कि ये फ्यूजिन के पास कैसे आया। उसके माइंड में सवाल उठता है कि क्या उस दिन होटल में जाने वाला आदमी फ्यूजिन था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अंधेरे में जिसके साथ वो थी वो पेई जिक्सिंग नहीं, फ्यूजिन हो सकता है। वेंशी एक साउंड पहचानती है। उसे बुद्धिस्ट रोजरी की आवाज़ याद आती है। ये वही रोजरी है जो फ्यूजिन के पास रहती है। होटल वाली मेमोरी और फ्यूजिन की रोजरी अब उसके माइंड में जुड़ जाते हैं। उसका डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फ्यूजिन वेंशी के सामने आता है और पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जब वेंशी चुप रहती है तो फ्यूजिन कहता है कि क्या उसकी चुप्पी का मतलब है कि वो किसिंग रिलेशनशिप को साइलेंटली एक्सेप्ट कर रही है। वेंशी डर और कंफ्यूजन में पूछती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फ्यूजिन कहता है कि अगर वे बेड तक चले गए होते तो क्या वेंशी तब भी प्रिटेंड करती कि कुछ नहीं हुआ। वेंशी उसे शेमलेस और क्रेजी जैसी बातों में रिजेक्ट करती है। आखिर वो सीधा पूछती है, वो आदमी तुम थे? फ्यूजिन साफ कह देता है हाँ। वेंशी पूछती है कि क्यों। फ्यूजिन कहता है कि वो ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर फ्यूजिन कन्फेस करता है कि वो वेंशी को बहुत पहले से पसंद करता है। वेंशी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसके लिए फ्यूजिन फैमिली और गार्डियन जैसा था। वो घबराकर उसे अकेला छोड़ने को कहती है। वेंशी अकेले पैनिक करती है। वो सोचती है कि ये सच में फ्यूजिन था। उसे फ्यूजिन की सारी केयर याद आती है, बर्थडे गिफ्ट, डेली नीड्स याद रखना, ऑक्शन ब्रेसलेट पहनाना और उसे उतारने से मना करना। अब उसे समझ आता है कि शायद उन सब में कुछ और मीनिंग था। फिर वो डरती है कि उसके पेरेंट्स को पता चला तो क्या होगा। उसे डर है कि कहीं उसे घर से निकाल न दिया जाए। उसने बहुत मुश्किल से घर पाया था और अब उसे लगता है कि कहीं ये सब छिन न जाए। दूसरी तरफ फ्यू फेंग्यू अपनी इंजरीज और रूइंड आइज को लेकर गुस्से में होता है। वो फ्यूजिन को मैडमैन कहता है और उसे मारने की बात करता है, लेकिन उसके साथ वाले समझाते हैं कि फ्यूजिन अब बहुत पावरफुल है, डायरेक्टली मारने से कुछ नहीं होगा। वे सोचते हैं कि फ्यूजिन को कैसे हर्ट किया जाए। फ्यू शिन्याओ को अब्रॉड भेजने की बात है। फिर वेंशी का नाम आता है। वे समझते हैं कि फ्यूजिन के पास एविडेंस नहीं है और अगर स्कैंडल बनाया जाए तो ओल्ड मैन इसे टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एविडेंस नहीं हुआ तो फ्यूजिन उल्टा ओपनली वेंशी को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए वे वेंशी को टारगेट करने की प्लानिंग करते हैं।
अब फ्यूजन को हर्ट करने के लिए वेंशी को उसकी वीकनेस की तरह देखा जाता है। फ्यूजन मिस्टर जाओ से कहता है कि यंग लेडी को डिनर के लिए नीचे बुलाओ। मिस्टर जाओ बताता है कि उसने ऑलरेडी खा लिया। फ्यूजन फिर कहता है कि उसे स्कूल के लिए रेडी होने को कहो। कहता है कि वेंशी तो उसके जॉगिंग पर जाने के समय ही उठ गई थी और ड्राइवर शायद उसे स्कूल ले गया। फ्यूजन समझ जाता है कि वेंशी उससे अवॉइड कर रही है। वो सर्वेंट्स को जाने देता है और कहता है कि उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। तभी थर्ड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि वेंशी के साथ कुछ हुआ है। बताया जाता है कि यंग लेडी स्कूल जाते समय किडनैप हो गई। रास्ते में एक कार ने उन्हें रोका और ड्राइवर को इलेक्ट्रोक्यूटेड कर दिया। फुजन शॉक होकर पूछता है कि क्या कहा। सिचुएशन अचानक बहुत डेंजरस हो जाती है। फूजिन को बताया जाता है कि नियर बाय सर्विलेंस चेक की गई, लेकिन कार्स फेक लाइसेंस प्लेट्स वाली थीं। फूजिन तुरंत ऑर्डर्स देता है, सिस्टर चेन से कांटेक्ट करो, फू फैमिली की सभी ब्रांचेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को नोटिफाई करो, पूरे सिटी को सील ऑफ करो, जियांग फैमिली से भी कांटेक्ट करो। वो कहता है कि जमीन 3 फीट तक खोदनी पड़े तो भी वेन फैमिली की लड़की को ढूंढना है। फिर किडनैपर का कॉल आता है, उसे अबैंडन्ड वेयरहाउस नो 3 पर अकेले आने को कहा जाता है। किडनैपर टिकट फाड़ने की धमकी देता है। वेंशी होस्टेज है, इसलिए फ्यूजिन अकेले जाने का डिसीजन लेता है। वेयरहाउस में मास्क किडनैपर फ्यूजिन को थर्ड ब्रदर कहकर एड्रेस करता है। फ्यूजिन उसे पहचान लेता है। किडनैपर कहता है कि अब जब फ्यूजिन ने उसे पहचान लिया है तो वो अलाइव नहीं जा पाएगा। वो फू ग्रुप के सारे शेयर्स मांगता है। वेंशी फूजिन को देखकर उसे भागने को कहती है। किडनैपर उसे हर्ट करता है। फूजिन वार्न करता है कि वेंशी को टच न करे। किडनैपर फूजिन को कहता है कि वो एक लिटिल गर्ल के लिए अपनी सारी मेहनत, फू ग्रुप के शेयर्स और सालों की प्लानिंग छोड़ने को तैयार है। वो उसके स्टोन हार्ट में डिवोटेड साइड देखकर मजाक उड़ाता है। फूजिन कहता है कि अगर वेंशी को रिलीज किया गया तो वो सब दे देगा। साथ में वो वार्निंग भी देता है कि कंपनी में उसका स्केड्यूल मिनट तक फिक्स्ड रहता है। अगर सिस्टर चेन उसे 3 आवर्स में नहीं ढूंढ पाई तो पूरा जिंगबाई उलट दिया जाएगा। इसलिए किडनैपर सोचते हैं कि पहले उससे डॉक्यूमेंट साइन कराया जाए। किडनैपर फूजिन से साइन करने को कहता है। फूजिन साफ बोलता है कि पहले वेंशी को रिलीज करो वरना वो मर जाएगा, लेकिन साइन नहीं करेगा। किडनैपर गुस्से में कहता है कि फ्यूजिन को बार्गेन करने का कोई राइट नहीं है। अटैकर्स फ्यूजिन को हर्ट करने लगते हैं। कोई उसके गुड लुकिंग फेस और आईज को टारगेट करने की बात करता है। वो कहता है कि इस फेस को बहुत विमेन पसंद करती होंगी। अगर वो उसकी आई काट दे तो क्या वो अब भी पॉपुलर रहेगा। वेंशी चिल्लाती है कि फ्यूजिन हर्ट नहीं हो सकता। वो फ्यूजिन के साथ बचने की कोशिश करती है। फ्यूजिन उसे डरने से मना करता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैकर्स पकड़ने लगते हैं। आखिरी में कोई कहता है कि अगर वो उसे नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा, और साथ मरने की कोशिश होती है। पुलिस और रेस्क्यूअर्स पहुंच जाते हैं। क्रिमिनल्स चिल्लाते हैं कि उन्हें गलत समझा गया है। वे पुलिस से कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है और उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्यूजिन बैडली इंजर्ड होता है। वेंशी उसे पकड़कर कहती है कि अगर नहीं हो पा रहा तब भी हैंग इन देयर। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और लोगों से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। फ्यूजिन को जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है। हॉस्पिटल में वेंशी 2 दिन और 2 रातों से फ्यूजिन के पास वॉच कर रही होती है। वो उससे वेकअप करने की रिक्वेस्ट करती है। कोई कहता है कि सिक्सी, तुम 2 दिन 2 रात से वॉच कर रही हो, अब रेस्ट कर लो। वेंशी मना करती है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो चली गई तो फ्यूजिन शायद। फिर बताया जाता है कि वेयरहाउस में जाने से पहले फ्यूजिन ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसी तैयारी कर ली थी। उसने अंदर जाने से पहले एक लास्ट रिकॉर्डिंग भेजी थी। रिकॉर्डिंग में फ्यूजिन कहता है कि कंपनी शेयर्स ही नहीं, पूरा फ्यू फैमिली भी वो छोड़ सकता है। अगर फ्यू यानचिंग सिक्सी को रिलीज कर दे तो वो कुछ भी दे देगा, लेकिन अगर उन्होंने रिलीज नहीं किया तो वो अंत तक उनसे लड़ेगा। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, सिक्सी को सेफली ले जाना। अगर उसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका ध्यान रखा जाए। ये सुनकर वेंसी समझ जाती है कि फ्यूजिन उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। वेंसी फ्यूजिन के बेड साइड पर टूटकर रोती है। वो कहती है कि वो इतना सिली कैसे हो सकता है। वो उसे वेकअप करने को कहती है, फिर बोलती है कि उसे फ्यूजिन की ज़रूरत है, वो उसके बिना सच में नहीं जी सकती। वेंशी अपनी गलती मानती है। वो कहती है कि वो सेल्फिश थी। उसे उस घर को खोने का डर था जो उसने बड़ी मुश्किल से पाया था, इसलिए उसने फ्यूजिन को बार बार दूर धकेला। पहले वो फ्यूजिन से नाराज़ थी, लेकिन अब समझती है कि ये घर हमेशा से फ्यूजिन का दिया हुआ गिफ्ट था। फ्यूजिन के बिना उसके पास ये फैमिली नहीं होती। वो बार बार सॉरी कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो आंखें खोलकर उसे देखे। वो प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूजिन वेकअप कर जाए तो वो उसके लिए कुछ भी करेगी। फ्यूजिन उसकी बात सुनकर आंखें खोल देता है। वेंशी पहले शॉक होती है, फिर उसे लायर कहती है। वो पूछती है कि क्या वो पूरे टाइम अवेक था। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी है और राहत भी, क्योंकि वो सच में बहुत डर गई थी।
फूजिन कहता है कि उसने अभी वेंशी को कहते सुना कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। फिर वो कहता है कि वो मरने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे वेंशी को छोड़कर जाना सहन नहीं था। आखिर में कोल्ड नाइट और ट्रूथ जैसी शॉर्ट लाइंस आती हैं और दोनों के बीच छुपी हुई फीलिंग सच बनकर सामने आ जाती हैं। और इसके साथ ही हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।